Bismillahirrahmanirrahim. One of the most important area from examination point of view as well, that is income from business. हम तमाम हेड्स कंप्लीट कर चुके हैं, सबसे आखिर में अब हम इनकम फ्रॉम बिजनेस पढ़ रहे हैं। हेड्स ऑफ इनकम का जिक्र हमें मालूम है कहाँ आ रहा था, सेक्शन 11 के अंदर। सैलरी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस, कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। बाकी चारों हेड हम पढ़ चुके हैं। अब आ गई बारी इनकम फ्रॉम बिजनेस की। हमने कहा था हर हेड में ये चार बातें पढ़नी है। स्कोप, कौन सी इनकम इसमें आएगी और कौन सी इनकम नहीं आएगी। डिडक्शंस, कौन से एक्सपेंसेस अलाउड हैं और कौन से एक्सपेंसेस अलाउड नहीं हैं। सबसे बेहतर ये बात समझने का जो हेड है वो यही है, यही हमें ये बातें समझ में आनी हैं। बेसिस ऑफ चार्जेबिलिटी, रिसीट बेसिस, अक्रूवल बेसिस और एनटीआर वर्सेस एफटीआर, ये सारी बातें अब हमें समझ आ चुकी हैं। यहाँ थोड़ी सी वैल्यू ऐड हो जाएगी जब हम इस बिजनेस को भी पढ़ लेंगे। वो कहते हैं जी बिजनेस किसे कहते हैं। बिजनेस कहता है कोई ऐसी एक्टिविटी विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोड्यूसिंग अर्निंग प्रॉफिट। इनकम फ्रॉम इलीगल बिजनेस इज आल्सो टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम टैक्स। वो कहता है बिजनेस में हम ये नहीं देखते, टैक्सेशन का ये इशू नहीं है कि ये बिजनेस इनकम लीगल बिजनेस है या इलीगल। कोई और लॉज इस मसले को देखेंगे। मसलन अगर कोई शख्स स्मगलिंग की चीज़ें पाकिस्तान में लाता है, अब स्मगलिंग इज़ अ इलीगल बिजनेस, लेकिन इनको बेचता है, उसको प्रॉफिट होता है, तो इनकम टैक्स वाले कहते हैं भाई हमें तो आप प्रॉफिट पे टैक्स दे दो, हमारा इससे और कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। बाकी दारे जाने, उनका काम जाने, ठीक है ना। तो इनकम में अगर कोई बंदा टारगेट किलिंग कर रहा है और वहाँ से पैसे कमा रहा है तो उसने उस इनकम पर भी टैक्स देना। ठीक होगी बात जी। फिर बिजनेस इनकम को डेफिनेशन में सेक्शन 2 में डिफाइन किया है। बिजनेस इंक्लूड्स एनी ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चर, प्रोफेशन, वोकेशन और एडवेंचर और कंसर्न इन द नेचर ऑफ ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चर, प्रोफेशन बट डज नॉट इंक्लूड एम्प्लॉयमेंट। वो कहते हैं यार बिजनेस में सारी चीज़ें ही शामिल हैं। अब ट्रेड का मतलब हमें पता है कि बाइंग एंड सेलिंग, ट्रेडिंग जिसे हम कहते हैं। और कॉमर्स का क्या मतलब होता है, ये भी ट्रेड ही का वर्ड है, लेकिन ये ज़रा हम मेगा लेवल पे, बड़े लेवल पर इसको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। मैं और आप कर रहे होंगे तो ट्रेडिंग हो रही होगी, और अगर दो नेशंस कर रही होंगी तो कॉम, इसीलिए इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स वहाँ लिखा जाता है। फिर मैन्युफैक्चर का भी हमें पता है। प्रोफेशन का मतलब है जॉब दैट रिक्वायर स्पेशल एजुकेशन एंड स्किल्स लाइक डॉक्टर, लॉयर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये सब लोग इसके अंदर फॉल कर जाते हैं। प्रोफेशन। वोकेशन, इसका आपको पता है ना, लॉ ने कंप्रीहेंसिव बात करनी होती है। वो कहता है भाई कोई ट्रेडिंग करे, कोई कॉमर्स करे, कोई मैन्युफैक्चरिंग करे, कोई प्रोफेशन करे, कोई वोकेशन करे, ये सब लोग बिजनेस कर रहे हैं। अब प्रोफेशन का रिवर्सल वोकेशन है, सिमिलर सेंस में रहते हुए। प्रोफेशन हम उसको कहते हैं जहां कोई आपको एजुकेशनल स्किल्स चाहिए हो, और वोकेशन उसको कहते हैं जहां स्किल चाहिए, एजुकेशन नहीं चाहिए, ठीक है ना। लाइक एक शेफ है, उसको खाना बनाने की स्किल्स रिक्वायर्ड है, ठीक है ना, उसका भी ये प्रोफेशन ही है, लेकिन उसको टेक्निकली हम क्या बोलते हैं, वोकेशन। इसीलिए आप देखते हैं ना वो जो एफएससी के बाद वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर अलग होते हैं जहां हुनर सिखाया जाता है, और प्रोफेशनल एजुकेशन जहां मेडिकल, इंजीनियरिंग, वो वाली बात होगी। एडवेंचर और कंसर्न इन द नेचर ऑफ ट्रेड और कोई और ऐसा नॉन रूटीन आइटम, रेफरेंस टू नॉन रूटीन स्पेकुलेटिव वेंचर टेकन ऑन फॉर चांस ऑफ प्रॉफिट। आपने कोई अचानक से ऐसा काम कर लिया, रूटीन में आप वो बिजनेस नहीं करते हैं, हमने कहा चलो यार देखते तो है ना। वो कहते हैं भाई ये भी आप कहें कि जब मेरा तो कारोबार थोड़ा है, मैंने तो वन ऑफ किया था। वो कहते नहीं, हमने इसको भी आपका कारोबार ही ट्रीट किया है। ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चर, प्रोफेशन, वोकेशन और एडवेंचर इन द नेचर ऑफ ट्रेड। ठीक होगी बात। इसका मतलब है ये तो हमें क्या बता रहा है, स्कोप बता रहा है, किस तरह की चीजें इसके अंदर शामिल। फॉलोइंग इनकम ऑफ ए पर्सन फॉर अ टैक्स ईयर शैल बी चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड इनकम फ्रॉम बिजनेस। अब स्पेसिफिक स्कोप आ गया सेक्शन 18 में। एक्सक्लूडिंग इनकम कवर्ड अंडर फाइनल टैक्स। वो कहता है जो इनकम एफटीआर में चाहिए, ये जुमला मैंने पहले भी बोला है कि जो इनकम एफटीआर में चली जाती है, वो उसका हेड खत्म हो जाता है, बस वो एफटीआर कहलाता है। इसीलिए लिखा हुआ है कि अगर कोई इनकम यहां एफटीआर में चली गई तो एक्सक्लूड हो जाएगी, ठीक है ना।
अच्छा जी, अब कौन सी इनकम आ रही है? वो कह रहा है जी द प्रॉफिट एंड गेन ऑफ एनी बिजनेस कैरीड ऑन बाय अ पर्सन एट एनी टाइम ड्यूरिंग अ ईयर। वो कहता है कोई भी बिजनेस कर रहे हैं उससे जो प्रॉफिट आएगा वो कहाँ चला जाएगा? इनकम फ्रॉम बिजनेस में। एनी इनकम डिराइव्ड बाय एनी ट्रेड प्रोफेशनल और सिमिलर एसोसिएशन फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स और प्रोविजन ऑफ सर्विसेज टू इट्स मेंबर। वो कहते हैं अगर कोई आपने यूनियन बना रखी है, कोई ट्रेड यूनियन है, कोई प्रोफेशनल यूनियन है, कोई प्रोफेशनल इदारा है, एसोसिएशन है, जैसे आई कैप इसकी अपनी एग्जांपल है, पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन इसकी एग्जांपल है, ठीक है ना, ये जो है लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स इसकी एग्जांपल है। वो कहते हैं ये जो इदारे हैं जो क्या करते हैं, अपने मेंबर से पैसे लेते हैं, एनुअल सब्सक्रिप्शन लेते हैं, जैसे आई कैप हम सबसे एनुअल सब्सक्रिप्शन लेता है और उससे अपने खर्चे मैनेज करता है। अब अगर जो आई कैप को प्रॉफिट होगा क्या उस पर टैक्स लगेगा कि नहीं लगेगा? तो ये बता रहा है कि यस लगेगा। अगर अब चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने पैसे अपने मेंबर से लिए और फिर उसको प्रॉफिट हो गया तो उस पर टैक्स लगेगा। अगर कोई ट्रेड यूनियन है उस पर उसको प्रॉफिट हो गया तो उस पर टैक्स लगेगा। स्कोप डिफाइन हो रहा है ना। एनी इनकम डिराइव बाय एनी ट्रेड प्रोफेशनल और सिमिलर एसोसिएशन, कहाँ से? फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स और प्रोविजन ऑफ सर्विसेज। हो सकता है वो चीज़ें बेचती हो, जैसे आई कैप कुछ चीज़ें बेचता है, आई कैप स्टैंडर्ड छापता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड छापता है, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड छापता है, उनको सेल करता है, वहाँ से कोई प्रॉफिट आ रहा है, या कुछ नहीं करता जी, हमें मैनेज करता है, प्रोविजन ऑफ सर्विसेज एज अ रेगुलेट, हमें रेगुलेट करता है, आपकी एग्जामिनेशन को मॉनिटर करता है। यहाँ से आपसे भी तो पैसे जा रहे हैं ना, अब यहाँ से एक प्रॉफिट क्रिएट हो रहा है, क्या उस पर टैक्स लगेगा? तो बिल्कुल लगेगा। एनी इनकम फ्रॉम द हायर और लीज ऑफ टेंजेबल मूवेबल प्रॉपर्टी, टेंजेबल मूवेबल प्रॉपर्टी, इनटेंजेबल हम इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में ले जा चुके हैं ऑलरेडी। लैंड एंड बिल्डिंग का रेंट, खास वाला रेंट कौन सा? ऑनर ऑफ द लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक है ना, वो उधर चला गया था। लेकिन उसके अलावा किसी बंदे ने जनरेटर किराए पे दिया हुआ है, किसी ने गाड़ी किराए पे दी हुई है, किसी ने कोई और मूवेबल चीजें किराए पे दी, किराए पे तो बहुत सारा कुछ मिल जाता। एनी इनकम फ्रॉम द हायर और लीज ऑफ टेंजेबल मूवेबल प्रॉपर्टी। फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एनी बेनिफिट और पर्क्स वेदर कन्वर्टेबल इनटू मनी और नॉट डिराइव्ड बाय अ पर्सन in the course of or by virtue of a past, present or prospective business relationship। ये सैलरी वाले टाइप के अल्फाज आ गए। जैसे हमने सैलरी में कहा था कि अगर कोई आदमी पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर जो भी रिसीट लेगा वो सैलरी कहलाएगी, ऐसे ही वो कह रहा है बिजनेस में भी यही है। अगर बिजनेस के एक तो प्रेजेंट रिलेशन की वजह से कोई मुझे बेनिफिट मिल रहा है, कैसा? फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ बेनिफिट और पर्क्स। मसलन कोई एक कंपनी आती है, उसके साथ हमारा ऐसे सोचें, एक ना आबिद मार्केट में एक बंदा एसी सेल करता है, एक नई कंपनी आई है, वो कहते भाई आप हमारे भी एसी सेल करें। कहते यार अभी तो आपकी नई नई कंपनी है, हम तो अभी आपका माल नहीं रख रहे हैं। कहते अच्छा यार हमें आप इजाज़त दें, हम 3 एसी आपकी दुकान में इंस्टॉल करते हैं, आप इन्हें चलाएं, आपको एक्सपीरियंस, ये आपके ही हैं। क्यों दे रही है वो कंपनी से? प्रोस्पेक्टिव बिजनेस रिलेशन के लिए, फ्यूचर में बिजनेस रिलेशन कायम हो जाए तो इन 3 एसी की जो फेयर मार्केट वैल्यू है वो इस बंदे की बिजनेस इनकम में चली जाए। ठीक होगी बात? दुकान वाले। इसी तरह अगर एक बंदे का वो माल बेच रहा है, उसने कहा यार आपने माशाल्लाह इस साल बड़े अच्छे बेचे हैं, ये 5 एसी हमारी तरफ से लग गए दुकान में, तो ये प्रेजेंट बिजनेस रिलेशन की वजह से आ गया। एक बंदे के आप पहले एसी बेचते थे, फिर आपने बेचने बंद कर दिए एक कंपनी के, उन्हें 2 साल बाद याद है यार ये बंदा अच्छे बड़े हमारे एसी सेल हो रहे थे, वो आए उन्होंने कोई एसी लगा दिया, तो कहते यार भाई मैंने आपका माल नहीं बेचना। कहते यार ना बेचें आप, कोई बात नहीं, हम तो वैसे ही लगा रहे हैं। ये क्यों लगा रहे हैं? पास्ट बिजनेस रिलेशन पे। तो बिजनेस रिलेशन पास्ट का हो, प्रेजेंट का हो, फ्यूचर का हो, अगर कोई एसेट आपको ट्रांसफर हो गया है, कोई बेनिफिट आपको ट्रांसफर हो गया है, कोई पर्क्स आपको ट्रांसफर हो गया है, दैट विल बी ट्रीटेड एज फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एनी बेनिफिट ऑफ पर्क्स वेदर कन्वर्टेबल इनटू मनी और नॉट, उनको भी क्या करेंगे? ऐड करेंगे। एनी मैनेजमेंट फी डिराइव्ड बाय मैनेजमेंट कंपनी,
मैनेजमेंट कंपनी क्या होती है? जैसे मुदारबा कंपनी मैनेज, लेकिन कंपनी हमारे सिलेबस में नहीं है, सिर्फ डेफिनेशन याद रखने के लिए कि विच टाइप ऑफ इनकम आर चार्जेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम बिजनेस, इसका जवाब देने के लिए। अदरवाइज तो कंपनी अभी हमारे सिलेबस में नहीं है। मैनेजमेंट कंपनीज कैसी होती हैं? मैनेजमेंट कंपनीज होती हैं इस तरह की कंपनी जो क्या करती हो, कहती है यार हम आपके बिजनेस आपका है, पैसे आपके लगे हुए हैं, आपसे चल नहीं रहा, हम प्रोफेशनल हैं, हमें इस बिज़नेस का नो हाउ है, हम कहते हैं जनाब हम आपका बिज़नेस चला देते हैं, आपका चलता आप हम देख रहे हैं इतना बड़ा आपने होटल खोला है, आपसे चल नहीं रहा, वो हम चला देते हैं। आपने पेट्रोल पंप खोला है, आपसे चल नहीं रहा, हम चला देते हैं। ये मैनेजमेंट कंपनीज हैं। ये क्या लेंगी हमारे से? मैनेजमेंट फ़ी लेंगी। अब ये उस कंपनी की बात हो रही है, जो बंदा मेरे से मैनेजमेंट फ़ी लेके जा रहा है उसकी इनकम कहाँ जाएगी, सैलरी में या बिजनेस में? तो ये पॉइंट बता रहा है कि उसकी इनकम कहाँ जाएगी, बिजनेस में जाएगी। तो एक तो 3-4 नंबर का एक सवाल, विच टाइप ऑफ इनकम आर चार्जेबल अंडर द हेड, ठीक होगी बात जी। प्रॉफिट ऑन डेट, वेयर द पर्सन्स बिजनेस इज टू डिराइव सच इनकम। प्रॉफिट ऑन डेट का मतलब है ना इंटरेस्ट इनकम, अभी हम पढ़कर भी आए। प्रॉफिट ऑन डेट वेयर पर्सन्स बिजनेस इज टू डिराइव सच इनकम, किसी बंदे का काम ही यही हो, कौन है वो बंदा? बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इसीलिए लिखा हुआ है फॉर एग्जांपल बैंक एंड इन अदर केसेस इट विल बी चार्जेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम, क्योंकि प्रॉफिट ऑन डेट तो हम उधर पढ़कर आए ना, इंडिविजुअल का एंड एओपी का 5 मिलियन से कम हो तो क्या करना है, 5 मिलियन से ऊपर हो तो क्या करना है। लेकिन बैंक के साथ क्या करना, कहता नहीं बैंक का तो ये बिजनेस इनकम, लीजिंग कंपनी का तो ये बिजनेस, लीजिंग को तो बल्कि अलग भी लिखा। लीज रेंटल डिराइव्ड बाय द शेड्यूल बैंक, इन्वेस्टमेंट बैंक, यानी जो बंदे बिजनेस लीजिंग का कर रहे हैं उनकी ये इनकम कहाँ जाएगी, इनकम फ्रॉम बिजनेस में। एनी अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड बाय म्यूचुअल फंड और प्राइवेट इक्विटी एंड वेंचर कैपिटल फंड आउट ऑफ इट्स इनकम फ्रॉम द प्रॉफिट ऑन डेट टू अ बैंक, कंपनी और नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी शैल बी चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड इनकम फ्रॉम बिजनेस। वो कहता है यार अगर कोई कंपनी इनडायरेक्ट प्रॉफिट ऑन डेट कमाए, इनडायरेक्ट का क्या मतलब है, उसने किसी फंड में पैसे इन्वेस्ट किए, वहाँ से जो डिविडेंड आया उसमें आया इंटरेस्ट इनकम का भी डिविडेंड आया। अब क्योंकि बैंक कहाँ पहुँच गया, ये बैंक में पहुँच गया, बैंक की इनकम कहाँ जानी थी, बिजनेस में जानी थी, वो कहता अभी भी बिजनेस में जाएगी, ठीक है ना। अच्छा ये भी जहाँ लफ्ज़ कंपनी लिखा हुआ है वो हमारे से इतना खास कोई रिलेटेड नहीं है। 8 बातें आ गई थी, लेकिन ये एक सवाल 5-6 नंबर का, विच टाइप ऑफ इनकम आर चार्जेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम, इसके जवाब के लिए तो इसे रट्टा लगाना जरूरी है, ठीक है ना। अच्छा जी, जनरल प्रिंसिपल रिलेटिंग टू टैक्सेशन ऑफ बिजनेस और रेजिडेंट, अब ये बातें रिपीट हो रही हैं हम क्योंकि बहुत सारा कुछ पढ़ा है। अ रेजिडेंट पर्सन इज टैक्स ऑन हिज वर्ल्ड वाइड बिजनेस इनकम वेयर एज नॉन रेजिडेंट पर्सन इज लाइबल टू टैक्स इन रेस्पेक्ट ऑफ हिज इनकम टू द एक्सटेंट इज पाकिस्तान सोर्स। ये तो बिल्कुल शुरू में हमने बात पढ़ी थी कि रेजिडेंट ने ग्लोबल इनकम पे टैक्स देना है, फॉरेन सोर्स पे भी देना है और पाकिस्तान सोर्स पे भी देना है। और फिर फॉरेन सोर्स की इंप्लीकेशन क्या क्रिएट होगी, सेक्शन 103 के टैक्स क्रेडिट भी अब हम पढ़ चुके हैं। इनकम में बी रिड्यूस यूजिंग रिकॉर्डेड, इनकम में बी रिकॉर्डेड यूजिंग कैश और अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। वो कहता है भाई जैसे हम अकाउंटिंग में पढ़ते हैं कि यार बुक कीपिंग कैसे करनी है, वो कहते हैं कैश बेसिस पे भी कर सकते हैं, अक्रूवल पे भी कर सकते हैं। लेकिन साथ ही उसने कहा कि यार नहीं, बट कंपनीज आर रिक्वायर्ड टू फॉलो अक्रूवल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग फॉर इट्स। अगर आप कंपनी बना के बिजनेस कर रहे हैं तो आपने रिकॉर्डिंग अक्रूवल बेसिस पे करनी है जैसे आप अकाउंटिंग पढ़ रहे हो। और अगर आप अदर देन है, एओपी है, इंडिविजुअल हैं, तो आपकी मर्जी है, आप कैश बेसिस पे चलना चाहते हैं कैश पे चले, अक्रूवल पे चलना चाहते हैं अक्रूवल पे चले। Expenditure incurred wholly and exclusively for the purpose of business is generally allowable in tax except for certain specific provision of law which are discussed later in this। ये यहीं से मैं वो लफ्ज़ बोल रहा हूँ कि यही वो जगह है जहाँ हमें समझ आएगी कौन से एक्सपेंसेस अलाउ हैं और कौन से अलाउ नहीं। प्रॉफिट विच आर टैक्स अंडर सेक्शन 18 आर द रियल प्रॉफिट एंड नॉट नोशनल प्रॉफिट।
वो कहता है यार जो हम प्रॉफिट की बात कर रहे हैं ना, जो असल में प्रॉफिट आपने कमाया है यानी अक्रू हो गया है, हम उसकी टैक्सेशन कर रहे हैं। कहते हैं जो अकाउंटेंट पागल लोग होते हैं ना, ये कुछ ऐसे ऐसे प्रॉफिट्स भी डाल देते हैं जो कमाए नहीं होते हैं, जो रिसीव नहीं हुए होते हैं, अक्रू भी नहीं हुए होते हैं। मसलन सरप्लस ऑन रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, इनकम भी और एक्सपेंस भी दोनों। वो कहते हैं रियल हमने देखनी है, प्रोविजनिंग नहीं देखनी या रीवैल्यूएशन सरप्लस नहीं देखने, उन पे हम कोई टैक्स नहीं लेंगे अनटिल एंड अनलेस कि आप उस प्लॉट को बेचें और बेचकर गेन अराइज हो, फिर देखेंगे क्या हुआ। लेकिन आप अकाउंटिंग में आपने यकीनन अभी तक फिक्स एसेट जरूर पढ़ लिए होंगे, ठीक है ना, वहां तो आप पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, सरप्लस ऑन रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट। लेकिन वो कह रहे भाई हम नहीं इस पे टैक्स लेते। प्रॉफिट कैन अराइज ओनली आउट ऑफ ट्रेडिंग रेवेन्यू, कैपिटल रिसीट्स आर नॉट टैक्सेबल अनलेस मेड टैक्सेबल अंडर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। वो कहते हैं एक जनरल उसूल बता रहे हैं आपको। जो रेवेन्यू रिसीट्स है ना, रेवेन्यू रिसीट्स से यहाँ क्या मतलब है, रिकरिंग इन नेचर। रॉ मटेरियल खरीदा बेचा, रॉ मटेरियल खरीदा बेचा, चीज़ें बनाई बेची, सर्विसेज प्रोवाइड की पैसे आ गए, सर्विसेज प्रोवाइड की पैसे आ गए, आपको हम पढ़ा रहे हैं, इससे कॉलेज में इनकम आ रही है, ये सब क्या है, रेवेन्यू रिसीट्स। नहीं, फर्ज करें ये कॉलेज की बिल्डिंग अपनी थी, हमने बिल्डिंग बेच दी, उस पर भी गेन हो गया। वो कहता है ये कैपिटल रिसीट है। कह रहा है पहले तो एक बुनियादी उसूल समझें, टैक्स लगना है किस पर, रेवेन्यू रिसीट्स पर। कह रहा है कैपिटल पे लगेगा उस पे लगेगा जो जो हम बता देंगे आगे जाके। जनरल उसूल है कैपिटल पे टैक्स नहीं लगेगा, हाँ जहां बता देंगे उस पे लगेगा, ठीक है ना, जहां बता देंगे उस पे लगेगा। तो आगे कुछ कैपिटल रिसीट जैसे डिस्पोजल ऑन फिक्स एसेट्स वगैरह बता दिया जाएगा, उस पे टैक्स लग जाएगा। लेकिन यहां बताया जा रहा है कि यार असल उसूल ये है कि ट्रेडिंग इनकम पे यानी रिकरिंग इन नेचर की इनकम पे टैक्स लगेगा और कैपिटल पे नहीं लगेगा अनलेस कैपिटल बता दिया जाए। Those profit and gain of business are chargeable to tax which are carried on by taxpayer at any time during the tax year. However, following receipts are taxable even if taxpayer does not carry on business during the tax year. उसने कुछ एग्जाम्पल दे दिए हैं, लेकिन ये एग्जाम्पल हम आखिर में आके पढ़ेंगे क्योंकि आगे इन सबको पढ़ चुके होंगे, तो फिर इनको यहां से हम दोबारा रीड करेंगे। अच्छा जी, अब आ गई वो कहानी जिसका कल जिक्र आ रहा था कि जी बिजनेस को दो हिस्सों में बांट लें, बिजनेस को दो हिस्सों में बांट लें। एक का नाम तो बिजनेस इनकम है, ये वो वाली बिजनेस इनकम है जो नॉर्मली हम, जिसे आज तक आप बिजनेस समझ रहे हैं। एक दूसरा बिजनेस आ गया जिसका नाम क्या रख दिया, स्पेकुलेटिव बिजनेस। स्पेकुलेटिव बिजनेस, स्पेकुलेटिव बिजनेस क्या होता है? स्पेकुलेशन बिजनेस इज डिफाइंड इन सेक्शन 19। Speculation business means any business in which a contract for the purchase and sale of any commodity, including stock and share, is periodically or ultimately settled otherwise than by actual delivery or transfer of the commodity. पहले तो ये डेफिनेशन आ गई। कहते हैं कि स्पेकुलेटिव बिजनेस किसे कहते हैं? कहते हैं स्पेकुलेटिव बिजनेस एक ऐसे बिजनेस को कहते हैं जहां हम बाइंग सेलिंग तो कर रहे हैं बज़ाहिर, लेकिन कोई चीज़ हमें मिलेगी नहीं, अल्टीमेटली सेटल्ड अदरवाइज देन बाय एक्चुअल डिलीवरी। मतलब नॉर्मल बिजनेस में क्या होता है, आपने गाड़ी खरीदी तो पैसे देंगे तो गाड़ी आपको मिलेगी, प्लॉट खरीदा तो पैसे देंगे तो प्लॉट आपको मिलेगा, मोबाइल खरीदा तो पैसे देंगे तो आपको मोबाइल मिलेगा, अल्टीमेटली डिलीवरी मिलेगी उस चीज़ की। राइस खरीदे तो अल्टीमेटली राइस मिलेंगे। लेकिन वो कहते हैं नहीं, ये बिजनेस ऐसा है इसमें आपको वो चीजें नहीं मिलती। मसलन आप यूएसए की स्टॉक मार्केट के अंदर आप ऑयल परचेज करते हैं, बल्कि ऑयल भी कौन सा, क्रूड ऑयल परचेज करते हैं। क्रूड ऑयल का क्या मतलब है, वो रॉ शक्ल का ऑयल जो अभी एक्सट्रैक्ट हुआ है, ठीक है ना। आपके किस काम का है? अच्छा, काम का भी हो, ये आम ऑयल भी हो, तो यूएसए वाले कंटेनर यहाँ भेजेंगे हमें देने? क्या हमारे पास कोई ऑप्शन है क्या? उन्होंने कहा नहीं भाई, हमने पैसे दे दिए, हमारा ऑयल हमें भेजो, हम खर्चा भी उठाएंगे, भेजो हमें। नो। फिर ये जो ट्रेडिंग हो रही है ये क्या हो रही है? ये पहले ही डिफाइन है
इसको हम कहते हैं नॉन डिलीवरेबल कॉन्ट्रैक्ट। क्या कहते हैं? नॉन डिलीवरेबल कॉन्ट्रैक्ट। मतलब आपको चीज नहीं मिलेगी तो पूछे भाई फिर हम क्या करने आए हैं यहाँ? कहते हैं यार आपको प्राइस का डिफरेंस मिलेगा। आपने ऑयल परचेज किया जब $70 का था, आपने सेल कर दिया जब $100 का था। कहता है भाई ये $30 बताओ किस अकाउंट में भेज? प्राइस डिफरेंस मिलेगा, चीज नहीं मिलेगी। कोई भी ऐसा बिजनेस जिसमें पहले से वेल डिफाइंड है कि आपको प्राइस डिफरेंस मिलेगा, चीज नहीं मिलेगी, इसको कहते हैं स्पेकुलेटिव बिजनेस। ठीक है? दुनिया की हर चीज की दो मार्केट एग्जिस्ट करती है, एक डिलीवरेबल मार्केट जिसे हम आम बिजनेस इनकम कह रहे हैं, और एक नॉन डिलीवरेबल जिसे हम स्पेकुलेटिव बिजनेस कह रहे हैं। मसलन आपने गोल्ड खरीदना है तो डिलीवरेबल चले जाइए गोल्ड मार्केट में, डिलीवरेबल कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है आपको, पैसे दें गोल्ड ले लें। लेकिन साथ ही पाकिस्तान मर्केंटाइल एसोसिएशन या दुनिया में सारी जगह आपको गोल्ड मिल रहा है, कौन सा? नॉन डिलीवरेबल। आपने यूएसए में गोल्ड खरीदा है, वो गोल्ड थोड़े आएगा। हर चीज बिक रही, कमोडिटी मार्केट में हर चीज बिक रही है, वीट बिक रही है, शुगर बिक रही है, आयरन बिक रहा है, प्लेटिनियम, दुनिया की हर चीज वहां बिक रही है, कॉफी बिक रही है, हर चीज बिक रही है। इस्लामिक को भी छेड़ते हैं बाद में। वो कहता है कि यार ये जो है ना, ये इस बिजनेस को हम क्या कह रहे हैं? स्पेकुलेटिव बिजनेस। वो कहते हैं इसको अलग करें और नॉर्मल बिजनेस को अलग करें, स्पेकुलेटिव को अलग करें और नॉर्मल को अलग करें। लेकिन साथ ही कह रहा है यार एक बात और समझनी है, बट डज नॉट इंक्लूड अ बिजनेस इन विच a contract in respect of raw material or merchandise is entered into by a person in the course of a manufacturing or merchandising business to guard against the loss through। अच्छा मैं इसको समझाता हूँ आपको। देखिए इधर वो कह रहा है यार एक काम समझें पहले आप। फर्ज करें आप जो है ना, आपको आजकल जैसे हमारा चल रहा है यूएई और ये कंट्रीज थोड़े फिर क्लोज हो रहे हैं। फर्ज करें आपको ना यूएई से एक कॉन्ट्रैक्ट मिला राइस एक्सपोर्ट करने का, एक्चुअल राइस एक्सपोर्ट करने का। आपको 5000 बैग्स का एक कॉन्ट्रैक्ट मिला, जिसको आज जब आपने ट्रांसलेट किया तो आपको पता चला यार ये 25,000 रुपये का एक बैग जो है ना ये एक्सपोर्ट होएगा। आप फॉरेन मार्केट में गए, आपने जाके राइस के बैग की प्राइस पता की तो आपको पता चला ये कोई तकरीबन 15,000 रुपये का मुझे मिल जाएगा, कोई 2-3 हज़ार रुपये मेरे ऊपर खर्च होंगे, तो ये मेरा प्रॉफिट। आप ऐसे ही समझे, भी एक्सपेंसेस को इग्नोर कर देते हैं। 15,000 की चीज़ मिल रही है और कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है 25,000। हमें लगा यार बड़ी अच्छी बात है। लेकिन जब हमने थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट को निगोशिएट करना शुरू किया तो कहा देखो भाई 5,000 बैग्स आपने हमें प्रोवाइड करने हैं, लेकिन हम आपको बताएंगे आपने हमें कब कब देना, ठीक है ना? हम आपसे 4 डिलीवरी या 5 डिलीवरी मंगवाएंगे, चलो ऐसे ही कह देते हैं आसानी के लिए, 5 डिलीवरीज मंगवाएंगे 1,000 बैग की। टाइम हम बताएंगे कब भेजना है, हाँ विद इन 1 ईयर आपने भेजने हैं ये। ठीक है जी। आपको साथ ही हुआ कि यार ये तो प्राइस तो यहाँ पता चले यहीं 25,000 का हो गया, फिर मैं क्या करूँगा? कीमत तो बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है। अब इसके 2 हल थे आपके पास। एक हल तो था कि भाई आज ही आप जाके 5,000 बैग खरीदते, आपके पास स्टोरेज होती, उसे ला के स्टोर कर लें, जब मांगेगा देते जाइएगा। लेकिन इसके लिए 2 मसाइल हैं, सारे पैसे आज लगाने पड़ेंगे। नंबर 2, आपको स्टोरेज की कैरिंग कॉस्ट जो बच्चे पढ़ रहे हैं, कैरिंग कॉस्ट, होल्डिंग कॉस्ट, वो भी बियर करनी पड़ेगी, प्लस उसके कोई ख़राब होने का अंदेशा, फुला सब कुछ आ गया। आपने कहा यार नहीं यार ये तो काम ठीक नहीं है। अब इन सारे कामों के लिए हम फाइनेंस के लोगों ने क्या कर रखा है, एक स्टॉक एक्सचेंज बना रखी है, एक मार्केट बना रखी है जिसको कहते हैं कमोडिटी मार्केट। अब कोई फाइनेंस का पढ़ा लिखा आदमी होगा ना, अगर ये कारोबार कर रहा होगा, कहेगा कोई बात नहीं, ओके जी डन हो गया, करे कॉन्ट्रैक्ट,
पे, ठीक है। अब क्या किया, इसने 5,000 कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया। हमने वहां क्या करने हैं, एक्सपोर्ट करने हैं, ठीक है ना, हमने वहां एक्सपोर्ट करने हैं। तो अब क्या करें, आप जो है अभी कुछ ना करें, अभी जाके वो जो नॉन डिलीवरेबल मार्केट है ना, वहां बाय कर लें 5,000 बैग्स, ठीक है। ये कौन सी मार्केट है, ना तो यहाँ, अच्छा, नॉन डिलीवरेबल मार्केट में ना सारे पैसे देने पड़ते, ना चीज़ें उठा के रखनी पड़ती, ना होल्डिंग कॉस्ट आती, ना कैरिंग, कुछ भी नहीं आता, पैसे भी कम देने पड़ते, बस कुशन देना पड़ता है, मार्जिनल ट्रेडिंग कहलाती है ये। आपने खरीद लिया, जो आज का प्राइस थी, इसकी प्राइस तकरीबन वैसी होगी, 5,000 बैग मल्टीप्लाइड बाय 15,000 रुपये के हिसाब से आपने खरीद लिए। इसमें से कुछ पैसे आपने एज ए गारंटी उसके पास रखवा दिए। अब एक दिन ऑर्डर आया कि जनाब 1,000 बैग भेज दो। हम मार्केट गए, पता चला बैग तो हो गया 18,000 रुपये का। तो कोई बात नहीं, होने दो, इधर से 1,000 बैग बेच दो, ये भी तो 18,000 का ही बिक रहा है, क्योंकि ऑलमोस्ट प्राइस बराबर है दोनों की। इस कॉन्ट्रैक्ट में आपको 3,000 का प्रॉफिट हुआ पर बैग, यही 3,000 आपको उधर ज्यादा देने पड़ गए, आपको इफेक्टिवली कितने का पड़ गया, 15,000 का ही पड़ गया। बात समझ आई। फिर अगला ऑर्डर आया, पता चला जी प्राइस डाउन हुई है, बैग मिल रहा है 10,000 रुपये का। तो हमने कहा वाह मौज हो गई। कहता नहीं नहीं, मौज सोच कोई नहीं, इधर से बेचो, वो भी तो 10,000 का ही बिकेगा। वो कहता फिर फायदा क्या हुआ। कहता यार तुम्हें समझ नहीं आ रही फायदा क्या हुआ, तुम्हारा रिस्क खत्म हो गया, तुम्हारी प्राइस लॉक हो गई है किस पर, आज के बाद करोड़ रुपए का बैग हो जाए या फ्री हो जाए, आपको 15 का ही पड़ेगा। बात समझ आई। हमें कोई रियल गेन अराइज, इस सूरत में हमें कोई रियल गेन अराइज, बल्कि हमने क्या किया है, हमने गार्ड किया है, सेफ गार्ड किया है, हैजिंग की है, ठीक है ना, अपने रिस्क को मिटिगेट किया, कम किया है सिर्फ इस टेक्निक से। ना हम ये वाला काम कर रहे हैं, हम असल काम असल डिलीवरी का कर रहे हैं, ठीक है ना, हम असल डिलीवरी का काम। हाँ, एक किस्म का हमने अपने लॉस को क्या कर लिया है, कंपनसेट कर लिया। ऐसी हर ट्रांजैक्शन फ्लक्चुएशन की वजह से हम परेशान हैं, हम फाइनेंशियल ईयर ट्रांजैक्शन यूज करेंगे, मसला कुछ भी नहीं आएगा। तो इसको जो गेन हो रहा है, क्या ये भी स्पेकुलेटिव है? तो कहते नहीं नहीं नहीं, इसने तो स्पेकुलेशन की। अब जरा तवज्जो रखनी, एक बंदा उसके पास यूएई का कोई ऑर्डर नहीं है, वो सिंपल जाता है बाइंग करता है, बेच देता है, बढ़ता है, बेच देता है, बढ़ता है, बेच देता है, ये स्पेकुलेटिव गेन कमा रहा है। आपने कुछ नहीं कमाया, आप तो इधर जितना कमा रहे हैं फिजिकल में उतना ही एग्जैक्ट लॉस आ रहा है, या इधर जितना लॉस हो रहा है फिजिकल में उतना ही, इसलिए आपको कोई गेन नहीं हो रहा। यही लिखा हुआ है, जरा देखें, बट डज नॉट इंक्लूड अ बिजनेस in which a contract in respect of raw material or merchandise is entered into by a person in the course of manufacturing or mercantile business to guard against loss through future price fluctuation for the purpose of fulfilling the person's other contract for the actual delivery of goods to be manufactured। कहानी समझ आई? कहते जो लोग एक्चुअल बिजनेस कर रहे हैं, कोई मैंगो एक्सपोर्ट कर रहा है, वो मैंगो में यही ट्रांजैक्शन कर ले, कोई सीमेंट एक्सपोर्ट कर रहा है, वो सीमेंट में यही कर ले, कोई गारमेंट एक्सपोर्ट कर रहा है, वो गारमेंट में ये कर ले, उसका असल बिजनेस एक्चुअल है, वो कहता है ये स्पेकुलेटिव बिजनेस नहीं है, ये तो एक किस्म की आपने इंश्योरेंस करवाई है। ठीक होगी बात। फिर ये बातें पहले ट्रेडिंग वाले के लिए लिख दी हैं, फिर यही बातें अ कॉन्ट्रैक्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ स्टॉक्स एंड शेयर्स के लिए आपने ऐसे ही कर लिया कि आपने कोई शेयर्स खरीदे हुए हैं, मतलब आप एक कंपनी के ना कोई डायरेक्टर बनना चाहते हैं, कोई और चीज़ बनना चाहते हैं, लेकिन आपको फिर खतरा लगा हुआ है कि यार शेयर की प्राइस, तो आपने साथ ही इस तरह की कोई ट्रांजैक्शन कर लिया। यानी ये जो टेक्निक हम पढ़ रहे हैं, ये कभी MFA में थोड़ा सा जिक्र आएगा, फिर CA फाइनल में जाएंगे, BFD में बहुत ज़्यादा डिटेल में इसका जिक्र आएगा। तो ये हमारी एक टेक्निक है हर उस ट्रांजैक्शन की जिसको हम रियल में कर रहे हैं, लेकिन
हमें खतरा लगा हुआ है कि यार फ्यूचर प्राइस फ्लक्चुएशन हमारी ट्रांजैक्शन को खराब ना कर दे। फिर तीसरी एग्जांपल इसी तरह ही आई। ये फॉरवर्ड मार्केट वाले अगर लोग हैं वो इस तरह का ही एक ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, तो बस एक को समझ लेना है, दो को याद कर लेना है, लेकिन इसके ऊपर लिख लें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये थ्योरेटिकली एग्जामिनर आपसे पूछ लिया करता है। ये वाली बात थ्योरेटिकली एग्जामिनर हमारे से पूछ लेता, बल्कि अब तो ड्यू हुआ खड़ा है। किसी भी अटेम्प्ट में इसका छोटा सा 5-6 नंबर का बाकायदा न्यूमेरिक क्वेश्चन भी ड्यू हुआ है। अच्छा जी, ऑन 1 जुलाई 20x9। अच्छा, यहां से अब हमें ना 3 बातें समझ आ गई। एक बात है क्या चीज स्पेकुलेटिव बिजनेस है, और 3 चीजें जो स्पेकुलेटिव बिजनेस नहीं है। इन तीनों का सब्सटेंस क्या है कि अगर आप एक्चुअल बिजनेस कर रहे हैं लेकिन आप इसकी हेल्प ले रहे हैं तो फिर ये स्पेकुलेटिव बिजनेस नहीं है। अच्छा जी, देखिए जरा, ऑन 1 जुलाई 20x9 XYZ trader enter into a forward contract to purchase 10,000 bushels of wheat, intending to profit making from marketing price fluctuation। वो कहता है कहाँ खरीदी है? फॉरवर्ड। फॉरवर्ड मार्केट किसे कहते हैं? वही नॉन डिलीवरेबल को कहते हैं। फॉरवर्ड मार्केट किसे कहते हैं? नॉन डिलीवरेबल को कहते हैं। वो कहता है क्यों लिया? कहता है प्राइस फ्लक्चुएशन की वजह से। The contract was settled with a cash payment without actual delivery of wheat on its maturity. Discuss the taxability of the above transaction under Income Tax Ordinance 2001। उसने सारा निवाला आपके मुंह में डाला हुआ है पूरा, ठीक है ना, कंफ्यूज नहीं किया आपको। उसने कहा यार ये एक फॉरवर्ड मार्केट में खरीदा है और हम प्राइस फ्लक्चुएशन से कुछ कमाना चाह रहे थे, तो बस पता चल गया। इसी को तो कहते हैं द कॉन्ट्रैक्ट इज अल्टीमेटली सेटल्ड अदरवाइज देन बाय एक्चुअल डिलीवरी। ये नजर आ रहा है ना हमें? दिस ट्रांजैक्शन क्वालिफाई एज स्पेकुलेटिव बिजनेस। इट वाज सेटल्ड इन कैश रादर देन थ्रू एक्चुअल डिलीवरी ऑफ द अंडर टैक्स लॉ। गेन फ्रॉम सच ट्रांजैक्शन आर जनरली टैक्स एज इनकम फ्रॉम स्पेकुलेटिव। फिर इसी तरह से एक ट्रांजैक्शन आगे On 1st January 20x9, SL entered into a forward contract for the purchase of raw material to be used in business to guard against loss through price fluctuation. Use in business, actual. उसे डर लग रहा है, वही चावलों वाली बात है, उसे डर लग रहा है कि फ्यूचर में प्राइस फ्लक्चुएशन से मुझे लॉस ना हो जाए। On the date of maturity of the forward contract, SL did not take the delivery of the raw material, but contract was settled by making a payment of 500,000. Discuss the taxability. हाँ, डिलीवरी तो यहाँ लेनी नहीं थी हमने। ये कॉन्ट्रैक्ट किया क्यों था? टू गार्ड अगेंस्ट द एक्चुअल। इसका मतलब है ये स्पेकुलेटिव बिजनेस, दिस ट्रांजैक्शन इज नॉन स्पेकुलेटिव एज इट वॉज टेकन टू प्रोटेक्ट against business losses due to price change in raw material। ठीक होगी बात? तो मैंने ऐसे पूरी 6 एग्जांपल यहां बना रखी हैं, क्योंकि 3 एक्सेप्शन थी ना, 3 ताकि वो बने और 3 ना बने, तो ये 6 मैंने एग्जांपल्स आपके साथ यहां लिख रखी हैं। इसको आपने आज जाके पढ़ लेना है। टैक्स इंप्लीकेशन ऑफ स्पेकुलेटिव बिजनेस। वो कहता है दैट बिजनेस शैल बी ट्रीटेड एज डिस्टिंक्ट एंड सेपरेट फ्रॉम एनी अदर। अगर ये स्पेकुलेटिव है, ये तो हम कह रहे हैं ये स्पेकुलेटिव है ही नहीं। वो कह रहा है जो बंदा स्पेकुलेटिव बिजनेस कर रहा है, स्पेकुलेटिव बिजनेस कर सकते हैं आप, गोल्ड खरीदें, ऑयल खरीदें, जो मर्जी खरीदें। हाँ, उसकी रिलीजियस साइड कभी डिस्कस करेंगे, अभी नहीं कर रहे। तो वो कहता है भाई फिर इसका मतलब है आपके 6 हेड ऑफ इनकम हो गए। बिजनेस को 2 हिस्सों में बांट लिया है, स्पेकुलेटिव अलग कर दिया और नॉन स्पेकुलेटिव अलग कर दिया। दिस पार्ट शैल अप्लाई सेपरेटली टू द स्पेकुलेशन बिजनेस एंड अदर बिजनेस ऑफ दी पर्सन। वो कहता है इनकम फ्रॉम बिजनेस को जितना कुछ पढ़ रहे हैं आज स्पेकुलेटिव पे अलग अप्लाई करेंगे और नॉन स्पेकुलेटिव पे अलग अप्लाई करेंगे।
apportionment of deduction shall apply if the profit and gain arise from speculative business were separate head of, मतलब अगर फर्ज किया ये बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग के अंदर हम स्पेकुलेटिव बिजनेस भी कर रहे हैं, नॉन स्पेकुलेटिव भी कर रहे हैं, तो हमें एक्सपेंसेस को अप्रोप्रिएट करना पड़ेगा ना, पोर्शन करना पड़ेगा ना, यार रेंट उधर कितना जाए, इधर कितना जाए, सैलरीज उधर कितनी जाए, इधर को कहते हैं बिल्कुल फिर ये करना पड़ेगा. Any profit and gain arising from the speculative business for the tax year computed in accordance with this part shall be included in person income chargeable to tax under that income from business. लेकिन बिजनेस के दो हेड बन जाएंगे, एक स्पेकुलेटिव, दूसरा नॉन स्पेकुलेटिव. Any loss of the person arising from the speculative business for a tax year shall be set off only against income of the person from another speculative business. वो कह रहा है यार अगर मैं एक नॉर्मल बिजनेस कर रहा हूँ, वहाँ से मुझे 10 लाख का प्रॉफिट हुआ, मैंने एक स्पेकुलेटिव बिजनेस किया, वहाँ से मुझे 2 लाख का नुकसान हुआ, तो क्या मैंने टैक्स अब 10 लाख का प्रॉफिट 2 लाख का नुकसान 8 लाख पे देना है? कहते नहीं यार, इनके दरमियान में तो एक दीवार खड़ी है, स्पेकुलेटिव अलग रखने हैं, नॉन स्पेकुलेटिव अलग. हाँ, अगर आपने गोल्ड में स्पेकुलेशन की गेन हो गया, ऑयल में की लॉस हो गया, दोनों ही स्पेकुलेटिव है, इसको एडजस्ट कर लें, इसको एडजस्ट कर लें. लेकिन नॉर्मल बिजनेस वाला लॉस स्पेकुलेटिव बिजनेस वाले लॉस के अगेंस्ट एडजस्ट नहीं होगा. बात समझ आ गई? नॉर्मल बिजनेस वाला गेन स्पेकुलेटिव बिजनेस वाले लॉस के अगेंस्ट एडजस्ट. असल में हम स्पेकुलेटिव बिजनेस को ना शक की नज़र से देखते हैं, हम इसे दिल से तस्लीम नहीं कर रहे. आगे चलेंगे तो आपको समझ आएगी ये बात. वो कहते हैं अगर स्पेकुलेटिव बिजनेस जो है ना वो लॉस हुआ और वो सारा उसी साल एडजस्ट नहीं हुआ, तो फिर अगले 5 साल ले जाएंगे, लेकिन ये सारी बातें अभी रिपीट होंगी लॉसेस के हेड में जाके. यहाँ इसको हमें बहुत ज़्यादा जोर लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस स्पेकुलेशन अभी हमने इतना ही पढ़ना, ठीक है ना, बस इतना ही है स्पेकुलेशन. यहाँ हमें 3 काम मैक्सिमम हो सकते हैं. ये जो मैंने 6 एग्जाम्पल बनाई हैं, ये तो मैं फोरकास्ट कर रहा हूँ कि यार एग्जामिनर ने अब इधर चले जाना है, क्योंकि उसने इसकी डेफिनेशन पूछ लिया है, इसको बेसिक लेवल पे पूछ लिया है, अब अगला लेवल जो पेंडिंग है वो यही वाला है, ठीक है ना. लेकिन यहां से 3 तरह की बातें आप एक्सपेक्ट करें. एक तो सादा रटे वाला सवाल, स्पेकुलेटिव बिजनेस क्या होता है, डेफिनेशन 3-4 नंबर की, ठीक है ना, या व्हाट आर द इम्प्लीकेशन ऑफ स्पेकुलेटिव बिजनेस, और या फिर इस तरह के छोटे सवाल कि आपको सवाल दे और कहे जी डिस्कस दी टैक्सेबिलिटी ऑफ द अबव ट्रांजैक्शन. तो ये मैंने आपको 6 सवाल यहाँ बना दी है. अभी वैसे आपको किसी किताब में, किसी नोट्स में ये और कहीं नहीं मिलेंगे. ये इस तरह मैंने हर एंगल से इसका सवाल बना दिया है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आने वाली अटैम्प्ट में एग्जामिनर इधर जा सकता है. आज के लेक्चर में जो बातें हमें समझ आई हैं, नहीं पेपर बना ही नहीं सकते हम. जो टीचिंग के बिजनेस में होते हैं, वो आई कैप का सिस्टम ऐसा है कि हम आई कैप की जो एग्जामिनेशन बॉडी है ना, उसके करीब से भी नहीं गुजर सकते, ठीक है. करीब से भी गुजर सकने का मतलब हम पेपर सेटर नहीं हो सकते, हम पेपर रीचेकर नहीं हो सकते, हम इन्विजिलेटर नहीं हो सकते, हम उन वो वाली ख़ास मीटिंग्स हैं उसका पार्ट नहीं हो सकते, ठीक है. आई कैप को जो क्रेडिट जाता है, जो सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है, वो यही तो जाता है कि आप आई कैप की एग्जामिनेशन बॉडी के ऊपर उंगली नहीं उठा सकते. क्या है, कोई चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का बच्चा भी सीए करने आ जाए ना, उसने अपने बलबूते पे ही करना है. हाँ नहीं, ऐसी है, ऐसी है. हाँ नहीं, इससे एग्री करें, इससे डिसएग्री नहीं कर सकते, इससे डिसएग्री नहीं कर सकते यार. चलो वो तो आप एक आजकल एक ख़ास तनाजुर में डिसएग्री नहीं ना करें, लेकिन आई कैप का सब कुछ जो करता धरते बंदे होते हैं ना, वो 6-8 कौंसल मेंबर्स होते हैं जिनके कंट्रोल में सब आई कैप होता है. उस वक्त मैं आपको 20 एग्जाम्पल दिखा दूंगा कि जहाँ बाप कौंसल में बैठा हुआ है और नीचे बेटा या बेटी फेल हो रहे हैं, 1 दफ़ा नहीं 4-4 दफ़ा फेल हो रहे हैं. वालिद साहब सिटिंग प्रेसिडेंट ऑफ आई कैप हैं और नीचे बेटा या बेटी फेल हो रहे हैं. ये तो मैं आपको 20 एग्जाम्पल दिखा दूँ. बाकी चलो छोड़ दो, आप वो वाली बात तो मुहावरा था हमने की ना, वो छोड़ दो.
हो नहीं सकता। यही तो क्रेडिट है, यही तो क्रेडिट है आई कैप को कि भाई उन्होंने अपनी ये वाली बात बिल्कुल 100% इंटैक्ट रखी है, जिसका रिवॉर्ड सारी दुनिया में फिर आपकी क्वालिफिकेशन को मिल रहा है। ठीक है ना, जिसका रिवॉर्ड आपकी क्वालिफिकेशन को मिल रहा है। कल चलेंगे जी आगे, आपको ये ना लगे कि सर ने बिजनेस इनकम को एकदम से ही चौथा गेयर लगा दिया। मेरे ख्याल पहली दफ़ा हमने 18 स्लाइड्स कवर किए हैं। ठीक है, नहीं था कुछ नहीं उसमें, इसलिए जब जैसे ही कुछ होगा तो स्पीड वैसी होगी, स्पीड की ना टेंशन जी।